मेरा नाम रचना है। अभी कुछ महीने पहले ही मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ ही रहती थी और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। मेरे पिताजी के इलाज में काफी पैसा लग चुका था। उसके बाद भी वो जिंदा नहीं रह सके। पिताजी के मरने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मेरी मम्मी बीमार रहती थी। अब वो तो लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे ही घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। मम्मी की दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हालात से मजबूर होकर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का फैसला कर लिया। हमारा इलाका छोटा होने की वजह से मुझे कहीं भी ऐसा काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं चाहती थी। मैं कोई ऐसा काम चाह रही थी जहाँ पर सिर्फ औरतें काम करती हों, मगर आसपास कोई भी ऐसा काम मौजूद नहीं था। ज्यादातर मर्द ही हर जगह काम कर रहे होते थे और मेरी मम्मी मुझे नौकरी करवाने से सख्त खिलाफ थी। वो चाहती थी कि भले ही हम लोग भूखे मर जाएं, मगर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उनके कहने के मुताबिक मैं शांत तो बैठ गई थी, लेकिन घर के बिगड़ते हुए हालात और मम्मी को समय पर दवाइयाँ न मिलना, इन सब ने मुझे और मेरी मम्मी को बहुत परेशान कर दिया था। हम लोगों की अब धीरे धीरे भूखा रहने की नौबत आ गई थी। पिताजी क्या मरे, हमारी जिंदगी से चैन और सुकून ही छिन गया था। हमारे इलाके के लोग भी हमारी ही तरह गरीब थे। मैं चाहती थी कि मैं आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूं, मगर मुझे इतनी उम्मीद थी कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ट्यूशन की ज्यादा फीस नहीं दे सकते थे और कम पैसों से मेरा गुजारा नहीं हो सकता, जबकि मेरे खर्चे भी ज्यादा थे। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी कि क्यों ना मैं होम ट्यूशन दिया करूं। जब मैं अपने घर से निकलकर दूसरों के घर बच्चों को पढ़ाने जाया करूंगी तो मुझे ज्यादा पैसे मिला करेंगे। आजकल के हालात की वजह से ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर ही रखना बेहतर समझते हैं, इसलिए वो लोग किसी भी टीचर को घर आने के ज्यादा पैसे भी दे देते हैं। मैंने इस बारे में और जानकारी निकाली तो सब लोगों ने मुझे यही एडवाइस दी कि घर जाकर पढ़ाना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा और इस काम के मुझे पैसे भी ज्यादा मिला करेंगे। मैं तो इस काम को करने के लिए तैयार थी, मगर मेरी मम्मी मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया करती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको इस काम के लिए तैयार किया था, क्योंकि अब हम लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। अब हार कर मेरी मम्मी भी मेरी बात मान गई थी। मैंने एक दो जगह अपने जानने वालों से बात की कि अगर किसी को होम ट्यूशन की जरूरत है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। जल्दी ही मुझे इस बात का जवाब मिला जब मुझे एक अच्छे खाते पीते घर से ट्यूशन की ऑफर आ गई। शुरू में मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्या चीज उनके सामने शर्त के तौर पर रखनी है। मैंने तो सिर्फ लोगों से इतना ही कहा था कि मैं अपने घर की अकेली ही कमाने वाली हूँ और ये काम मैं सिर्फ मजबूरी में ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की भी अभी अभी डेथ हुई है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मगर मैं उनके बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। मुझसे अच्छे टीचर उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकती। शायद यही मेरी गलती थी कि मैंने अपनी कमजोरी लोगों को बताना शुरू कर दी थी। मेरी नौकरी शुरू हो चुकी थी। मैं दोपहर के 2 बजे से शाम के 8 बजे तक बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाती थी। मेरे पास एक एक घंटे के 5 घरों के ट्यूशन लग गए थे। इनमें से एक बच्चा जिसको मैं 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ाती थी, उसका नाम केतन था। शुरू में तो केतन मुझसे काफी अजीब तरीके से बात करता था। उस घर में सिर्फ एक औरत थी, वो केतन की मम्मी थी और वो एक ही लड़का था। वैसे तो केतन काफी खुश मिजाज था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उन माँ बेटे के अलावा घर में कोई भी नहीं रहता था। केतन की उम्र 14 साल थी और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी मम्मी ने मुझे बताया था कि केतन उनका सबसे लाडला और इकलौता बेटा है। उसके डैड किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए उनका दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता है। मैंने सोचा था कि अच्छी बात है, ये परिवार काफी अमीर है। यहाँ पर मुझे ट्यूशन की अच्छी खासी फीस भी मिल रही थी। केतन को पढ़ाते हुए अब मुझे 20 दिन गुजर गए थे। अचानक एक दिन मैंने देखा कि मैं जब भी केतन को होमवर्क देती हूँ तो उसकी होमवर्क की कॉपी पर अजीब अजीब स्केचेस बने हुए होते थे। कुछ अजीब अजीब सी लाइन क्रिएट की गई होती थी। मुझे इन सब का मतलब तो कभी नहीं आया था, लेकिन मैं इनका मतलब जानना चाहती थी। मैंने सोचा कि शायद केतन फ्री टाइम में ये काम करता होगा, लेकिन एक दिन अचानक मैंने उसकी एक कॉपी पर अजीब अजीब सी शक्लें भी बनी हुई देखी थी। ये बात जब मैंने उसकी मम्मी को बताई तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे का इंटरेस्ट आर्टिस्ट बनने में है। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मी ये चाहती हैं कि उनका बेटा हायर एजुकेशन हासिल करे
ताकि बाद में आगे चलकर फैसला करें कि उसे किस तरह का बिजनेस करना है। मैंने उनसे कहा कि आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, मगर मेरा मानना है कि बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसे वही करने देना चाहिए। अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर केतन की मम्मी ने कहा कि जितना मैंने तुमसे कहा है तुम भी बस उतना ही करो। न जाने क्यों उन्हें मेरे ऐसा कहने पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम केतन को आगे से मना करो कि वो इस तरह की चीजों से दूर रहा करे। अचानक केतन की मम्मी के शब्दों में मुझे गुस्सा और कड़वाहट दिखाई देने लगी थी। हालांकि वो काफी अच्छे बिहेवियर की औरत थी, मगर ना जाने क्यों आज उन्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया था। फिलहाल मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और केतन को समझाया था कि तुम फिलहाल इंटर तक अपनी स्टडीज को पूरी करो, उसके बाद देखते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। केतन ज्यादा नहीं बोलता था, शायद वो अपने आप से बढ़कर किसी चीज को नहीं चाहता था और ना ही ज्यादा किसी से बोलना पसंद करता था। शायद ये उसकी आदत थी। उस दिन के बाद मुझे उसकी कॉपीज या बुक्स पर ऐसी कोई लाइन या ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई थी। वो मंडे का दिन था जब मैं अपने घर जाने के लिए निकल रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी है, लेकिन मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, मगर ये आवाज तो मुझे किसी बच्चे की लग रही थी। ऐसा लगा जैसे मुझे केतन ने आवाज दी हो, जिसको मैं रोज पढ़ाने आती थी। अगले दिन मैं जैसे ही केतन के घर उसके ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि केतन को कल रात से तेज बुखार है। उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कल रात से तेज बुखार आ रहा है, आज वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। मैंने उसकी मम्मी से कहा कि मैं उसे एक बार मिलकर उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। ये कहती हुई मैं उसके कमरे की तरफ जाने लगी तो उसकी मम्मी ने बहुत अजीब से अंदाज में मुझे जवाब देकर रोक लिया। कहने लगी कि वो सो रहा है और तुम कल को भी मत आना, 2 दिन बाद आकर इसे पढ़ा लेना। वैसे तो मुझे केतन की मम्मी का बिहेवियर बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैं खामोशी से उसके घर से निकल आई थी और सोच रही थी कि कल तक तो केतन की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, शायद मौसम की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी, तभी तो वो इतना कमजोर है, लेकिन है बहुत प्यारा। मैं घर आई तो अपनी मम्मी को खांसता हुआ देखकर मुझे याद आया कि मैं उनके लिए दवाइयाँ लाना तो भूल ही गई। मैं घर के दरवाजे से ही मेडिकल स्टोर के लिए निकल गई थी। मैं जैसे ही मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर उतरने लगी, अचानक मेरा पैर मुड़ा और मुझसे खुद पर कंट्रोल न हो सका और मैं मेडिकल स्टोर की सीढ़ियों से गिर गई। मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि सामने केतन की मम्मी खड़ी हुई थी, जिनके बेटे को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ये औरत तो काफी अमीर घर से थी, तो फिर इस मेडिकल स्टोर से दवाई क्यों ले रही थी? क्योंकि जिस स्टोर पर मैं दवाई लेने के लिए आई थी ये एक मामूली सा मेडिकल स्टोर था। मैं केतन की मम्मी से पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने उनसे सवाल कर ही लिया कि आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? मगर शायद उनको मेरा सवाल करना बुरा लगा था। वो एकदम से चौंकते हुए कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? मेरे आने पर कोई पाबंदी है क्या? मैंने बात को संभालते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आज से पहले मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा ना। दरअसल मैं अपनी मम्मी की दवाई लेने के लिए यहाँ पर आती जाती रहती हूँ। आज आप यहाँ पर आई हो, क्या हुआ, केतन की तबीयत तो ठीक है ना? इस बात पर केतन की मम्मी ने कहा कि तुम बोलती बहुत हो, कम बोला करो। ये कहकर वो मेरे बराबर से होकर गुजर गई। इस औरत का बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ये औरत आखिर ऐसे बिहेव मेरे साथ कैसे कर सकती थी? क्योंकि इससे पहले तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। अभी 2 दिन से इनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज्यादा कड़वा होता जा रहा था। मैं अपने घर आ गई थी। घर आई तो मम्मी ने मुझे सोचों में गुम होते हुए देखकर पूछा कि क्या हुआ रचना, कोई बात है क्या? मैंने कहा, मम्मी कुछ नहीं, मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। उसकी माँ मुझे अभी मेडिकल स्टोर पर मिली थी। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत कड़क था। न जाने अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं, पैसे तो कमाने लग जाते हैं और अपने घर की हर ऐशो आराम में बिजी हो जाते हैं, जबकि वो अपने बच्चों को जिंदगी में उलझने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अरे मेरी बेटी, यही तो दौलत की बात है। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। अगर एक बार दौलत की हवस लग जाए तो सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़ने पड़ जाते हैं। एक बेचैनी सी होने लगती है कि बस किसी तरह से पैसा मिल जाए। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैं जानती हूँ मम्मी कि पैसा बहुत ताकत रखता है, मगर ऐसी भी क्या बेचैनी कि अपने ही बच्चों का दुश्मन हो जाना बेहतर लगता है। अगर कोई दूसरा इन लोगों के बच्चों पर ध्यान दे या उनके लिए सहारा बन जाए तो इन अमीर लोगों को वो बात भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगी,
यही बात तो है मेरी बेटी, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अमीर लोग दौलत के साथ साथ लोगों को भी अपने वास्ते करना चाहते हैं। इन लोगों का मकसद इतना होता है कि हमें दौलत मिल गई तो हम दूसरे लोगों पर भी अपना हुक्म चला सकते हैं। मैंने कहा, मम्मी, भगवान ने हमें गरीब बनाया। भगवान की कृपा से पिताजी के सामने हमारे पास किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमारे घर के हालात खराब हो गए। हम लोग भले ही गरीब हो गए, मगर भगवान ने हमें रिश्तों की कदर करना तो सिखाया ही है। मेरी मम्मी ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में अपना हाथ थाम लिया और कहने लगी कि अच्छा, तुम अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम थक गई होगी। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। वो वेडनेसडे का दिन था जब मैंने देखा कि केतन, जिसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, बड़े ही गौर से एक बुक को लगातार देखे जा रहा था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा कि क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है? मैं कब से तुमसे एक ही सवाल पूछे जा रही हूँ और तुम मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। केतन ने कहा, मैम, अगर मैं आपको कोई जवाब दूंगा तो आप खुश हो जाओगी, लेकिन ये बात मेरे लिए सही नहीं रहेगी और मेरी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मैंने केतन से कहा, केतन, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और तुम क्यों इतनी गहरी बातें करते हो? और अभी तो तुम बच्चे हो और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई और अपनी खेलकूद पर ही ध्यान देना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातों पर नहीं। तुम्हारी बात मेरी समझ नहीं आ रही, तुम मुझे आसान शब्दों में बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर केतन ने मुझसे कहा कि मैं तो आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता, बस आज के लिए इतना ही काफी है, मैं थक गया हूँ। मैम, बाकी का कल पढ़ेंगे। मैंने कहा, केतन, लेकिन अभी तो तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस पर केतन ने कहा, मैंने आपसे कहा ना कि बस आज के लिए इतना ही बहुत है, आप क्यों मुझसे इतनी बहस कर रही हो? मैंने कहा, जैसा भी हो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और टीचर एक माँ की तरह होती है, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर केतन ने गुस्सा करते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, खबरदार, जो आपने अपने आप को मेरी माँ की जगह कहा तो आप तो बहुत अच्छी हो और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी माँ की जगह आप कभी नहीं ले सकती। मैंने गौर से केतन की तरफ देखा, जिसकी आंखें और उसकी जुबान एक जैसी भाषा नहीं बोल रही थी। मैं खामोश हो गई और अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक मेरा सामना केतन की मम्मी से हो गया। मैंने उन्हें देखकर नमस्कार किया तो उन्होंने मेरे नमस्कार का जवाब देते हुए कहा कि ये रही तुम्हारी 1 महीने की एडवांस फीस और कल तुम यहाँ मत आना, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है, परसों ही आना। मैंने थोड़ी नरमी से कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन परसों से आपके बेटे के टेस्ट शुरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको पढ़ने की जरूरत है। अगर इसी तरह केतन की छुट्टियां होती रहीं और उसको गैप मिलता रहा तो उसने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब कुछ ही भूल जाएगा और उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। मेरी बात सुनकर तो अचानक केतन की मम्मी को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, अरे लड़की, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा बेटा थोड़ी ना तुमसे डॉक्टरी पढ़ रहा है जो 1 दिन की छुट्टी करने से इसका नुकसान हो जाएगा। अभी तो वो बच्चा है और छोटी ही क्लास में है, बच्चों पर इतना फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें ज्यादा उसकी माँ बनने की जरूरत नहीं है, इतनी भी गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है। केतन की मम्मी की बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा सी हो गई। कितना कड़वा बोलती है ये औरत। मुझे वहीं छोड़कर केतन की मम्मी अंदर जा चुकी थी। सारे रास्ते मैंने यही सोचते हुए अपना दिल पक्का कर लिया कि आइंदा मैं कभी भी अमीर लोगों के किसी मैटर में नहीं बोलूंगी। अगर केतन फेल होता है तो हो जाए, मगर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि केतन काफी इंटेलिजेंट है और उस पर थोड़ा सा ध्यान देने से कामयाबी हासिल हो सकती थी। लेकिन उसकी माँ ही ऐसा नहीं चाहती थी, तो मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता था। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी थी जब अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि किसी ने मुझे आवाज लगाई है। मैं रिक्शे में बैठने जा रही थी। अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि मुझे दोबारा से किसी ने पुकारा है। इस पुकार से मेरा दम घुटता हुआ महसूस होता था। मैंने रिक्शा रुकवाया और पीछे पलटकर देखा, इधर उधर दाएं बाएं सब तरफ देखा, मगर मुझे कोई भी ऐसा आवाज लगाता हुआ इंसान महसूस नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा था जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, और ऐसा सिर्फ उस समय ही होता था जब मैं केतन के घर से ट्यूशन पढ़ाकर निकल रही होती थी। शायद मेरी मम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही होती थी, क्योंकि इस समय मुझे रात के 8 बज जाते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मेरा दिल इस बात से भी बेफिक्र नहीं हुआ कि ये सब सिर्फ मेरा वहम है। जिंदगी इसी तरह से चल रही थी कि अचानक मेरी जिंदगी में एक बड़ा सा तूफान आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा समय भी आ सकता है।
अगले दिन जब मैं केतन को पढ़ाने के लिए उसके घर गई तो वहां पर एक आदमी को बैठा हुआ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो आदमी मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस आदमी की आंखों से ही ऐसा लग रहा था कि ये कोई सही आदमी नहीं है। मैंने आज से पहले कभी इस आदमी को इस घर में नहीं देखा था। ना जाने ये कौन था। मुझे सोच विचार में देखकर केतन ने मुझसे कहा, मैम ये मेरे फादर हैं, ज्यादातर दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में जाते रहते हैं। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला था, वरना मैं तो डर ही गई थी कि ना जाने ये कौन इंसान है जो किस समय घर में मौजूद है। और जितनी बेफिक्री से ये यहाँ पर बैठा हुआ था, मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी मेरी तरह शक होने लगता। फिलहाल वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं केतन से बैग लाने को कहकर दूसरे कमरे में चली गई। मुझे इस घर में केतन को ट्यूशन पढ़ाते हुए 3 महीने हो गए थे, इसलिए मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि वो लोग अगर लिविंग रूम में बैठे हैं तो मैं किसी दूसरे कमरे में जाकर पढ़ा सकती हूँ। मैं केतन को ट्यूशन पढ़ा रही थी जब अचानक वो आदमी कमरे में आकर बैठ गया। मुझे उसका बैठना बहुत अजीब लगा था। उसने मुझे हेलो कहा, जिसे मैंने नरमी से जवाब दिया था। उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा आपको तंग तो नहीं करता? मैंने उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा है, इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। आप सच में मेरे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। आपको फीस के पैसे देने पर हमारे पैसे कामयाब हो रहे हैं। मैंने इस आदमी की बात पर जवाब देते हुए कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं पैसे ही इस बात के लेती हूँ। उसने बहुत गहरी नजरों से मुझे देखा, जो कि मैं पहचान गई थी। इतनी ही देर में केतन की मम्मी कमरे के अंदर आ गई। उन्होंने अपने पति से बातें की और फिर वो अपने पति को कमरे से लेकर चली गई। मुझे इन लोगों की हरकतें समझ नहीं आती थी। पता नहीं ये लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं और केतन बैठे हुए अभी पढ़ाई कर रहे थे जब दोबारा वो आदमी उस कमरे में आया और कहने लगा कि टीचर, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप इस कमरे से चले जाओगे तो मेरे लिए केतन को पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अचानक उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया था। शायद मेरी बात उसे बुरी लगी थी, मगर मैं क्या करती। मुझे पढ़ाने में डिस्टरबेंस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोशी से मेरी बात पर खुद को कंट्रोल कर गया, क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती थी। मैं अभी उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से केतन के पापा चले गए थे। तभी अचानक मुझे वही पुकार सुनाई दी जो मैं इससे पहले भी 2-3 बार सुन चुकी थी। मैंने पलटकर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो बच्चा जिसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, वो इस अंदाज में मुझे आवाजें लगा रहा था, जबकि मुझे केतन से डर लगने लगा था। मैंने केतन से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठी हुई हूँ, आखिर तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? तो केतन कहने लगा, मैं आपको इसीलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि आप मेरी हेल्प। इससे आगे केतन कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक कमरे के अंदर उसकी मम्मी आ गई और केतन अपनी बात बोलते बोलते खामोश हो गया था। मैंने ये बात तो अच्छी तरह से नोटिस कर ली थी कि वो अपनी मम्मी के आने से खामोश हो गया है। मैं चाहकर भी उससे ये नहीं पूछ सकी कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। केतन की मम्मी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि प्लीज टीचर, बुरा मत मानना, मैं और मेरे पति अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेरे पति काफी टाइम बाद घर वापस आए हैं, इसलिए आप कल आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं भी दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी केतन के घर से निकलना चाहती थी, मगर घर से निकलते ही मुझे फिर से वही पुकार महसूस हुई। मैंने इस बार पीछे पलटकर देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि जरूर दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि केतन जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी वो अपने घर की छत पर खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। मैं समझ गई कि मुझे हर बार कोई और नहीं पुकारता, बल्कि केतन ही पुकारा करता है। मैंने एक बात का फैसला कर लिया था कि मैं कल हर हाल में इस पुकार का मकसद जानकर ही रहूंगी, मगर ये बात मुझे केतन की मम्मी से छुपानी थी, क्योंकि केतन की मम्मी के सामने केतन बहुत खामोश खामोश सा रहता था। शायद पिता की दूरी की वजह से वो ऐसा हो गया है। ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि आज मैंने उसे अपने पिता के साथ मुस्कुराते हुए भी देखा था, जबकि वो बच्चा ज्यादा सीरियस रहता है। शायद उसकी माँ उसके पिता के पीछे उसके साथ बहुत सख्त बिहेव करती हो। फिर मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आने लगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो औरत केतन की सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ भी हो सकती है। मैं इन लोगों के बारे में ज्यादा जानती ही क्या थी, सिर्फ इतना कि केतन के पिता दूसरे शहर में काम करते थे, ज्यादातर अपने बेटे से दूर ही रहते थे, और उसकी माँ खुद एक किसी कंपनी में जॉब करती है। और इन 3 महीनों में मैंने भी किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी को उनके घर पर आते जाते नहीं देखा।
मैं ही थी जो उनके घर उनके बेटे को पढ़ाने के लिए जाती थी। अपने अलावा मैंने इस घर में किसी को भी नहीं देखा था। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि शायद ये सारे अमीर लोग एक जैसे ही होते हैं, खुद में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। शायद ये अमीर लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना ही पसंद करते हैं। कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक पुकार की वजह से। मैं समझ ही नहीं सकी थी कि अगर मैं इन लोगों के बारे में कुछ जान भी लेती या इस पुकार का मतलब समझ भी लेती तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती। मुझे अब अगले दिन का इंतजार करना था, वो भी अगर मुझे मौका मिलता तो मैं केतन से इस बारे में कोई बात करती, क्योंकि मैं जब भी केतन से कोई बात करने की कोशिश करती थी तो उसकी मम्मी पहले ही कमरे में आ जाया करती थी। उसकी मम्मी हमेशा अपने बेटे के सर पर सवार रहती थी। उनको ऐसा लगता था कि उनका बेटा मुझे कुछ बताना चाहता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हम पर नजर रखती थी। मैंने सोच लिया था कि ये सब कुछ आसान नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि केतन किसी मुश्किल में हो और मुझसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपने दिमाग से ना जाने कैसी कैसी बातें बना रही थी और अपने दिमाग में ना जाने कैसे कैसे प्लान क्रिएट कर रही थी। ये और हकीकत क्या है ये बात तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मगर केतन के साथ मैं दिल से अटैच हो गई थी। मुझे एहसास हो रहा था कि वो किसी बड़ी परेशानी में उलझा हुआ है और उसे मेरी मदद की जरूरत है, मगर पता नहीं उसकी परेशानी क्या हो सकती है, इस बात का मुझे एहसास नहीं था। अगले दिन मैं टाइम से पहले ही उसके घर चली गई थी और अपने बाकी के स्टूडेंट्स को भी मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा लिया था। मैं जब केतन के घर गई तो मुझे खुशी महसूस हुई थी, क्योंकि वो आज अपने घर पर बिल्कुल अकेला था। उसके मम्मी पापा घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। मैंने जब तसल्ली कर ली कि घर में केतन के अलावा कोई भी नहीं है और नौकरानी मुझे देखकर चली गई, तो मैं जल्दी से केतन के पास गई और मैंने उससे कहा कि तुम अब मुझे जल्दी से सच सच बताओ कि तुम मेरे यहाँ से निकलते समय मुझे इस तरह नरम आवाज में क्यों पुकारते हो, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो जब तुम्हारी मम्मी यहाँ आएंगी तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह मुझे मेरे पीछे से आवाज देकर पुकारते हो। इस समय बातें करते हुए मैंने केतन के चेहरे को गौर से देखा था। उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। वो काफी सीरियसनेस से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आपने मेरी मम्मी से मेरी शिकायत की और उनको ये सब बता भी दिया तो वो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगी और आपको भी पिछली दोनों ट्यूशन टीचर की तरह इस जॉब से निकाल देंगी। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपको मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट लेने के बजाय अपनी सैलरी से ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। मैं इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान हो गई थी, मगर फिर भी मेरा सवाल वहीं पर था। मैंने उससे कहा, तुम मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम मुझे क्यों पुकारते हो। तो मेरी बात का उसने बड़े ही अजीब ढंग से जवाब दिया था। तो वो कहने लगा कि बस आप इतना समझ लो कि जिस तरह आपको मुझे ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, ऐसे ही आपको पुकारने के मुझे भी पैसे मिलते हैं। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? इस बात पर केतन ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पर पढ़ाने आई हो। आपने पढ़ाई छोड़कर ना जाने पुकार पुकार क्या लगा रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हो। मेरा मन करने लगा कि मैं अपना सर पीट लूं। ये इतना सा बच्चा मुझे किस तरह से बातों में घुमा रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ और सवाल करती, अचानक मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये गाड़ी की आवाज केतन के मम्मी पापा की गाड़ी की थी। इसका मतलब ये था कि उसके मम्मी पापा आ चुके हैं। मैं उसको बुक्स खोलकर पढ़ाने में लग गई और अपने दिमाग से इन सारी बातों को झटक चुकी थी। ये लोग मुझे भी पागल ही बना रहे थे। शायद उन लोगों का मकसद ही यही था कि अपनी बातों में दूसरों को उलझाकर रखें। उसको पढ़ाने के बाद मैं अपने घर आ गई थी, मगर घर आने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं सारी रात यही बात सोचती रही कि केतन के बिहेवियर से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मगर उसके पिता में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसका पिता मुझे बहुत अजीब नजरों से घूरता रहता था। उसकी नजरें मुझे चुभ रही थी। मेरा शक इस समय सही साबित हुआ। जब मैं अपनी सैलरी लेने के लिए अगले दिन केतन के घर गई तो उसकी मम्मी की जगह मैं केतन के पापा को देखकर घबरा गई, लेकिन उसके पापा के एक्सप्रेशन देखकर मैं हैरान रह गई। फिलहाल मुझे उस समय काम था। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके लिए मुझे सैलरी चाहिए थी। मैंने यही बात केतन के पापा से कह दी। अभी मैं अपनी बात पूरी करने ही जा रही थी कि अचानक ही मेरे मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया और मैं अपने होश खो बैठी। जब मैं होश में आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए थे।
अपने हाथ पैर बंधे हुए देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन इस घर को पहचानते ही मुझे यकीन हो गया था कि मैं जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और इन लोगों की साजिश का शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि केतन का ही घर था। इसका मतलब ये था कि इसके घर वालों ने मुझे कैद कर लिया था। मगर क्यों? आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे? मेरी कमर में दर्द होने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं काफी देर से एक ही जगह पर बंधी हुई हूँ। पता नहीं मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी। वो जरूर मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, क्योंकि रात का समय था और मुझे घर जाने में थोड़ी भी देर हो जाती थी तो मेरी मम्मी परेशान हो जाया करती थी और उनकी तो तबीयत भी खराब थी। मैंने मम्मी का ख्याल दिमाग में लाते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। तभी अचानक दरवाजा खुला और आने वाले इंसान को देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि केतन ही था। मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं किसी तरह की आवाज नहीं कर सकती थी, मगर आज वो 14 साल का बच्चा मुझे ना जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें और उसकी चाल, उसके देखने का नजरिया मुझे बहुत कुछ दिखा रहा था। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो वो मुस्कुराता हुआ मेरे सामने बैठा और मेरे मुंह पर से टेप हटा दिया। मैंने एक ही सांस में कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा हुआ है? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? जाने दो मुझे। मेरी मम्मी मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। मेरी बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंसने लगा और कहने लगा, अरे टीचर जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आज तो मुझे आपसे फुर्सत से बात करने का मौका मिला है। उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरना चाहा तो मैंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ पलट लिया। उसकी कोशिश नाकाम हो गई। उसके बोलने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि उसने मुझे कैद किया हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो ट्यूशन पढ़ने टाइम तो बहुत तमीज दिखाया करता था। वो बदतमीज और अकड़ू जरूर था, मगर मेरे साथ बात बहुत अच्छे तरीके से करता था और अपने शब्दों का चुनाव भी अच्छी तरह से कर लिया करता था। सीरियस होकर बात करना उसकी पर्सनैलिटी का खास स्टाइल था, लेकिन इस समय तो हर चीज बिल्कुल अलग थी। वो मेरे सामने एक बड़े आदमी की तरह खड़ा हुआ था। मैंने हालात को समझते हुए उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो और ये तुमने क्या हरकत की है? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, माँ की जगह हूँ। मेरी बात सुनकर वो तालियां बजाने लगा और जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, टीचर जी, आपने क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? मैं तो अपनी माँ को माँ नहीं मानता और आप मेरी माँ बनने चली हो। आपको यहाँ पर कैद करके किस लिए रखा गया है, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा मन करने लगा कि यहाँ पर कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। न जाने ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। इस सब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने दिल ही दिल में ये सब कुछ सोच रही थी और भगवान से मदद की भीख मांग रही थी। काफी देर के बाद दरवाजा खुला और आने वाले इंसान को देखकर मुझे लगा कि अब हालात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। इस बच्चे का पिता भी मुझे इसी के रंग ढंग में घूर रहा था। एक तो मैं इस हालात के लिए तैयार नहीं थी और दूसरा ये सब जो मेरे साथ करने वाले थे, इसे भी मैं अच्छी तरह से जानती थी। न जाने क्या था जो मुझे हिम्मत बांधने और उम्मीद कायम रखने पर मजबूर कर रहा था। केतन के पिता के आगे भी मैं हाथ जोड़ने लगी और उनसे कहा कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। आपने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? तो उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ये बात कहकर वो दोनों बाप बेटे चलते हुए कमरे से निकल गए थे। उनके जाते ही अचानक 2 मोटे मोटे चूहे कमरे में आ गए थे, जिनको देखकर मेरी चीखें निकल गईं। वो चूहे मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे और शायद काफी दिन के भूखे थे, तो उन्होंने मुझे काटना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन लोगों तक मेरे चिल्लाने की आवाज जा रही थी, मगर दोनों बाप बेटे पत्थर बने बैठे रहे। बाहर से जोर जोर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी कि ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं। मैं जब हिलते झुलते कुर्सी पे से गिर गई तो एकदम से वो चूहे भाग गए थे। इन चूहों ने मेरे पैर में जख्म कर दिए थे। ये तकलीफ मेरे लिए बर्दाश्त करने काबिल नहीं थी। अभी मैं एक तकलीफ से नहीं गुजरी थी कि दोबारा से दरवाजा खुला और वो दोनों बाप बेटे अंदर दाखिल हुए थे। उनके हाथों में 2 बड़ी बड़ी बोतलें थीं, जिसके अंदर बहुत सारे काले चूहे थे। मैंने ये देखकर अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी। मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। इन लोगों ने जैसे ही वो बोतल खोली, अचानक मैं बेहोश हो गई थी। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने घर पर पाया था। काफी देर तक मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हुआ है। अचानक सर में उठते हुए दर्द से एहसास हुआ कि मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई है। मैंने आंखें खोल कर देखा तो सामने मेरी मम्मी बैठी हुई थी और उनके बिल्कुल बराबर में एक औरत जो कि केतन की मम्मी थी।
उस जालिम इंसान की पत्नी और उस जालिम बच्चे की माँ। उसे देखते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, जबकि मेरी कंडीशन देखकर मेरी मम्मी और वो औरत दोनों ही परेशान हो गईं। केतन की मम्मी ने मेरा हाथ थामकर मुझे संभालने की कोशिश की, जबकि मैंने उनका हाथ झटक दिया और अपनी मम्मी से गले लगकर बैठ गई। मुझे इस औरत से डर लग रहा था, जैसे ये औरत मुझ पर चूहे फेंक देगी। इस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा पति, जो कि एक दिमागी मरीज है, मगर न जाने क्यों इसको क्या परेशानी है कि ये लोगों को तकलीफ देकर बहुत ज्यादा खुश होता है। मेरे पति का दूसरी कंट्री में इलाज चल रहा है। मुझे लगता है कि वो सही हो गया है, मगर मेरे बेटे में भी इसी जैसी बीमारी पाई जाती है। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, मैं जब मार्केट से वापस आई तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुम बेहोश हो चुकी थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपने पति और बेटे को पागल खाने में भेज दिया है, वहाँ उनका पूरी तरह से इलाज होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ये कुछ पैसे तुम्हें देने के लिए आई हूँ, ये तुम्हारे इलाज के लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। आइंदा हमारी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। केतन की मम्मी के जाने के बाद मैं काफी देर तक डर से कांपती रही थी। कुछ समय तो इसी डर के एहसास में रही थी, मगर फिर धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट आई थी। आज इस हादसे को पूरे 4 साल हो चुके हैं। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं अगर किसी चूहे को देख लेती हूँ तो मैं वो हादसा नहीं भूल पाती। मगर मेरे साथ दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ समय बाद मेरा उस रास्ते से गुजरना हुआ तो पता चला कि केतन की मम्मी भी किसी बड़ी बीमारी की वजह से अस्पताल में एडमिट है। केतन और उसके पिता पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं आज भी भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे सेहतमंद इंसान बनाकर दुनिया में भेजा और जिंदगी गुजारने के तरीके बताए। मेरी जिंदगी अब अच्छी गुजर रही है। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। मेरी मम्मी भी हम लोगों के साथ ही रहती हैं। उस दिन के बाद से मैं अपनी जिंदगी बहुत डर डर कर गुजार रही थी, मगर भगवान ने धीरे धीरे मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई जिसकी अब मैं पत्नी हूँ। मेरा पति भी एक ट्यूशन टीचर है और उसकी स्कूल में भी अच्छी जॉब लगी हुई है। उसे मैं पसंद आ गई थी। उसने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और इस तरह हम दोनों की शादी हो गई थी। और उसने कहा था कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ की तरह ही अपने घर में जगह देगा, क्योंकि उसके माता पिता तो थे नहीं, इसलिए वो मेरी मम्मी को ही अपनी मम्मी मानता था। मुझे आज भी केतन और उसके पापा जैसे लोगों से बहुत डर लगता है, मगर भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।